हेलो स्टूडेंट्स। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के रिवीजन सीरीज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज में, उसमें सम ऑफ n टर्म्स और nth टर्म का फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हमने किए थे। ठीक है, अभी हम आगे आते हैं। तो ये हैं प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जनरल अप्रोच से शायद हम जाएं तो काफी टाइम लगेगा तुमको। तो एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि जो कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म है किसी भी एपी का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सेम कॉमन डिफरेंस के साथ है। जैसे देखो 3, 5, 7, 9, तो +2 +2 +2, तो ये क्या है? कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 2, तो देखो पॉजिटिव हो गया। इसीलिए इसको हम इंक्रीजिंग एपी भी कहते हैं, क्योंकि टर्म्स बढ़ती जा रही हैं। अगर अपन देखें 3, 1, -1, -3, इसमें डिफरेंस तो 3 में से हमने 2 कम किया, फिर 1 में से फिर 2 कम किया, -1 में से फिर 2 कम किया है, तो आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है? -2। तो ये इस बार कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग जीपी कहलाएगी। और अगर हम इसको देखें 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन, इसमें क्या हो रहा है? हर टर्म सेम है, तो सारी टर्म्स अगर सेम है तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? डी कितना आ रहा है? बोले +0 +0, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जीरो है। तो देखो कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस सारी टर्म्स अगर सेम है तो इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट एपी कहते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट एपी, ये इंक्रीजिंग एपी और ये डिक्रीजिंग एपी, तीनों बातें क्लियर है। तो ये पहला पार्ट हो गया है। इसके बाद ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है ए बी सी अगर एपी में है तो 2b बराबर a+c होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एपी में ही काम आएगी, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम जिन्हें हम कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सपोज ये एपी में है तो वहां पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या मतलब इसका? ए बी सी अगर एपी में है तो मिडिल टर्म जो है ना बी, उसका ट्वाइस 2b बराबर होगा a+c के। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, होता कैसे है ये? तो बहुत सीधी, एक तो ये याद रखना है कि ये भी याद रखना है जो दूसरा भी काम आएगा, वो ये है कि बी ए बी सी अगर एपी में है तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कैसे? b-a कॉमन डिफरेंस बना, इधर c-b कॉमन डिफरेंस बना, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं अगर ए बी सी एपी में है तो इससे होंगे, कुछ इससे होंगे। ठीक है, इसके बाद अब इन्होंने कहा है कि ए बी सी डी अगर चार नंबर्स हैं तो ये अगर एपी में है तो फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एपी में। क्या? T1, T2, T3 से लेके अगर Tn-2, Tn-1 और Tn, सपोज ये एक एपी है, तो इस एपी में, ठीक है भाई, अगर ये एक एपी है तो इस एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट, ये प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम बराबर होता है सेकंड और सेकंड लास्ट के, थर्ड थर्ड लास्ट के। मतलब शुरू से और आखिरी से जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स हैं उनका सम हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसे T1 प्लस Tn फर्स्ट और आखिरी का सम इक्वल्स टू सेकंड टर्म T2 सेकंड लास्ट n-1, फिर थर्ड स्टार्टिंग से थर्ड T3 लास्ट से थर्ड Tn-, ये सब बराबर होगा। इसको ध्यान रखना, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे जहां पे आपको ऐसा दिखेगा कि कुछ आपको रिजल्ट दे रखा है टर्म्स में कि इनका सम कांस्टेंट है, तो वहां देखना उनके सफिक्स को चेक कर लिया करो। अगर एन टर्म्स हैं तो इक्विडिस्टेंट जो टर्म्स हैं उनका कैसे पता चलेगा सर? तो जो सफिक्स का सम है वो n+1 आएगा। आप देख लो, n और 1 को ऐड करो n+1, 2 और n-1 को ऐड करो n+1, 3 और n-2 को ऐड करो n+1। तो हर बार जब n+1 आ रहा है तो आप समझ जाना ये इक्विडिस्टेंट टर्म्स हैं स्टार्टिंग से और लास्ट से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी कि ए बी सी डी अगर चार टर्म्स हैं
एपी में है तो ए प्लस डी बी प्लस सी इक्वल होगा। अगर यहाँ पे डी के बाद सपोज ई और एफ भी होते, तब हम क्या कह रहे होते, ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई इक्वल्स टू सी प्लस डी। ठीक है, 6 टर्म्स हैं, तो स्टार्टिंग से आखिरी से इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम सेम हो। कई बार इन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। थर्ड प्रॉपर्टी है 3 नंबर्स इन एपी कैन बी टेकन एज। तो इसको ध्यान रखना, अगर आपको कभी जरूरत पड़े, कुछ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, तो 3 नंबर अगर एपी में जूम करने हो, तो एक तरीका तो ये कि जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि आप नंबर्स को लिख लो ए प्लस डी ए प्लस टू डी। भाई एपी है ना, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, ऐसे लिखते जाओ। आपको 3 टर्म्स एज्यूम करनी है, ऐसे एज्यूम कर लो। बट एक स्पेशल काइंड का प्रॉब्लम आता है, क्या कि जब आपको 3 नंबर पूछे हो और तीनों नंबर्स का सम दे रखा हो, तो आप क्या करना, उन तीनों नंबर्स को एज्यूम करना ए माइनस डी ए प्लस डी। फायदा क्या है इसका, जब आप इनको ऐड करोगे ना, ए तो ये देखो डी कट जाएगा, कितना आएगा 3a। अब किसी ने कहा 3 नंबर बताओ जिसका सम है 30, तो आप 30 के बराबर करो, कट के 10 आ गया, तो ए कितना आ गया 10। ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, 3 नंबर एज्यूम करने हैं, तो ए माइनस डी ए प्लस डी एज्यूम कर लो, यानी बीच में ए आएगा, एक डी आगे एक डी पीछे। ऐसे ही 5 नंबर्स ऑड में अगर एज्यूम करने हैं, 5 करने हैं, तो ऐसे देखो ए माइनस डी ए प्लस डी, तो है एक नेक्स्ट नंबर लिख दो, एक पीछे लिख देना, तो हो गए 5 नंबर। तो ए प्लस डी में डी ऐड कर दो तो ए प्लस टू डी, और डी यहां से कम कर दो तो ए माइनस टू डी आ जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर 5 नंबर। अगर आपको 4 नंबर एज्यूम करने हैं, तो आपको पता है जब ऑड नंबर्स होते हैं टोटल, तो मिडिल में एक ही आता है, इसलिए हमने ए एज्यूम किया। इस बार जब इवन नंबर्स की बारी आएगी, तो बीच में 2 टर्म्स आएंगे मिडिल में, तो 2 टर्म्स को हम क्या एज्यूम करेंगे, एक ए माइनस डी और एक ए प्लस डी। ए माइनस डी ए प्लस डी एज्यूम किया मिडिल में, और यहाँ पे भी देख लो ए माइनस डी ए प्लस डी। अच्छा, इनका गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, 2d। तो इस बार कॉमन डिफरेंस d नहीं है, ये ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है 2d। तो a प्लस डी में आप 2d ऐड कर दो, तो कितना बनेगा a प्लस 3d, और इससे पहले वाली टर्म चाहिए a माइनस डी, इसमें तो 2d कम कर दो, तो यह आ जाएगा a माइनस 3d। क्लियर है, एपी में पता है आगे जाएंगे तो d ऐड करते जाना, आगे की टर्म्स मिलती जाएंगी, पीछे जाना है तो d सबट्रैक्ट करते जाना। d कब, तो कॉमन डिफरेंस d है, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है 2d, तो 2d ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए, और प्रीवियस टर्म के लिए 2d सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। सेम यहाँ पे देखो, ए प्लस डी में 2d ऐड किया तो ए प्लस 3d, इसमें 2d ऐड किया तो ए प्लस 5d, इसमें से 2d सबट्रैक्ट कर दिया, इसमें से 2d सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपकी सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वही है जो यहाँ पे लिखा था ना, अभी मैंने कहा था, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। वही ये जो अभी मैंने बताया था, शुरू से आखिरी से इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम हमेशा कांस्टेंट होगा और फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी is increased, decreased, multiplied, divided by same non-zero number, then resulting sequence is also an AP। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये एपी में है, आपने हर टर्म में 5 ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया 5, तो 1 प्लस 5 क्या बनेगा 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, और 4 प्लस 5 9। तो भाई ये देख लो आप, ये भी एपी है। अच्छा, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना था 1, ये भी एपी है, और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या है 1। इसका मतलब मैंने हर टर्म में अगर 5 ऐड किया, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिली वो भी एपी है, और कॉमन डिफरेंस अभी भी सेम ही है। अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, तो क्या बनेगा -4 -3 -2 -1, तो भी एपी है, और कॉमन डिफरेंस अभी भी 1 है। सॉरी, हाँ 1 ही है, कॉमन डिफरेंस अभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बनेगा 5 10 15 20। अब जो मिला है सीक्वेंस वो भी एपी है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। इसका मतलब पहले 1 था 5 हो गया, तो जब भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 5। अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं इसको,
तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 वो भी एपी है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1/5। इसका मतलब पहले कॉमन डिफरेंस सपोज के था, सॉरी डी था, और उसको के से मल्टीप्लाई किया तो डी के हो जाएगा कॉमन डिफरेंस नई एपी का, और अगर के से डिवाइड कर रहे हैं तो डी अपॉन के हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है, तो ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एपीज इज ऑल्सो एन एपी। आपको दो एपी दे रखी हैं, उनकी टर्म्स को ऐड कर दें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो भी एपी होगी। कैसे, देखो, जैसे 1 3 5 7 ये एक एपी है, और 2 7 2 17, ठीक है, तो ये भी एक दूसरी एपी है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 + 1 3, और 3 + 7 10, और यहाँ पे कितना आ रहा है 17, यहाँ पे कितना आ रहा है 24। तो देख लो 7 का कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पे, 7 7 7, ठीक है, तो ये भी एपी है, इसको ध्यान रखना है। तो दो अलग अलग एपी हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगी उसमें आप देखोगे कि एपी ही होगी, ठीक है। अगर ऐड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा दोनों का, D1 + D2 बनेगा नया कॉमन डिफरेंस। देख लो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 था, इसका बना 7। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज D1 - D2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज जो पड़ी हैं उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है भाई। सपोज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इन एन एपी आर 33। मैंने अभी आपसे कहा था फर्स्ट थ्री टर्म्स इन एन एपी, एपी में 3 टर्म्स दे रखी हैं, बोले उनका जो सम है ना वो कितना है 33, और प्रोडक्ट कितना है 1155। एपी में आपको पता है एपी फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, क्यों, क्योंकि पूरी एपी में ए और डी पता है तो सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो दो बातें कौन है, ए और डी, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं एपी में उनका सम दे रखा है, तो तुरंत हमें क्या नंबर अज्यूम कर लेने चाहिए, A - D, A+D। ऐसा नहीं है कि अगर आप A+D A+2D अज्यूम करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, बट इससे थोड़ा सा सिंपलेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये मान लो ये 3 नंबर जो उसने कहा है वो ये हैं, तो सम कितना है 33। हम इनको अगर ऐड करेंगे तीनों को तो हमें पता है कितना मिलेगा 3A, और कितना दे रखा है 33, 3 से डिवाइड कर दो, ए कितना आ जाएगा 11, तो एक अननोन तो मिल गया ए। अब निकालना है डी, उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, क्या, इनका प्रोडक्ट है 1155, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जब ए 11 है तो नंबर क्या बना 11 - D, ए सॉरी 11 और 11+D, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो 11 - D इंटू 11 और ये हमें दे रखा है किसके 1155। तो देखो 11 से कैंसिल कर दो, 105 किया जाएगा, ठीक है भाई। अब ये 11 - D 11+D कितना बनेगा 11 का स्क्वायर - D का स्क्वायर, ये है आपका 105। 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 105 कम करेंगे तो कितना आएगा 16 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो डी की दो वैल्यू जाएंगी +- 4। ए पता है डी पता है तो सारे नंबर्स पता है। अब पहला केस, अगर डी हम 4 लेते हैं, डी हमने क्या ले लिया 4, तो नंबर्स क्या बने आपके, पहला नंबर हो जाएगा आपका 11 - 4 दैट इज 7, 11 और 11+4 दैट इज 15, ठीक है, आपकी एपी ये होगी। आपसे पूछा क्या है, उन्होंने कहा है देन ए वैल्यू ऑफ इट्स 11th टर्म, तो इस एपी की 11th टर्म निकालनी है। तो बताओ 11th टर्म का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्या, A+n - 1D, तो ए दैट इज 7 प्लस n - 1 11 - 1 दैट इज 10, डी कितना होगा कॉमन डिफरेंस 4, तो ये अपना आ रहा है 47। इसके बाद अगर हम डी ले लेते हैं -4, देखो डी बराबर 4 पर अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ नंबर्स क्या हैं, तो नंबर है 7 11 15, 3 नंबर का अगर ऐसा भी सवाल बन सकता है। हालांकि इन्होंने और बढ़िया पूछा है और आगे की चीजें पूछी हैं, ठीक है। तो डी अगर -4 है तो कुछ नहीं है, जो 3 नंबर मिले ना 7 11 15 यही रिवर्स हो जाएंगे, आप चेक कर लो। ए की जगह 11 लिखो, डी की जगह -4, तो ये बनेगा 11 - -4 दैट इज 11+4, तो ये हो जाएगा 15। इसके बाद 11
फिर 11 -4 बनेगा कितना 7। तो ये डिक्रीजिंग एपी हो गई। इसकी 11th टर्म अगर हमें चाहिए तो बताओ, वही अगेन 11th टर्म मतलब A+10D है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है 15 + 10, डी कितना है इस बार -4। तो ये आपका आ रहा है 15 - 40 दैट इज माइनस के 25। तो अपना आंसर आ जाएगा -25 दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है तो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना, हाँ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को मीन भी कहते हैं सिंपल, और एवरेज भी कहते हैं। इन शॉर्ट अपन लिखते हैं इसे AM, अरिथमेटिक मीन। ठीक है। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल है, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 नंबर अगर आपको दे रखे हैं एपी में, तो जो मिडिल टर्म होती है ना उसको हम कहते हैं AM। बिटवीन अदर टू, 3 नंबर सपोज हमें दिए 2, 5 और 2 3 5 और 3 8, ये हैं, ये किस में है जल्दी बताओ, एपी में है। पता है कॉमन डिफरेंस कितना है 3, फर्स्ट टर्म 2। अगर ये एपी में है तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी है, मिडिल टर्म है ये। तो ये जो मिडिल टर्म है यही 2 और 8 का क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक मीन। आगे क्या कहा है, वही ए बी सी अगर एपी में है तो बी, ए और सी का क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन। अब बात यह है कि हमने अभी जस्ट पहले ही पढ़ा है कि अगर 3 नंबर हमें दे दिए ए बी सी एपी में, देखो मैंने यहाँ बताया था ए बी सी अगर एपी में है तो 2b बराबर क्या होता है A+C, तो यही हम काम में ले लेंगे। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, 2b = A+C। तो बताओ b कितना आ जाएगा, A+C/2। इसका मतलब 2 नंबर दे रखे हैं ए और सी, तो उनका अगर आपको चाहिए अरिथमेटिक मीन तो कैसे निकालोगे, A+C/2, सिंपल है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर आपको n नंबर्स दे रखे हैं तो यहाँ पे जैसे अगर मैं कहूँ 2 और 8 का मीन निकालना है तो 2 + 8/2, देखो कितना आ गया 5। सही है ना। अगर आपको n नंबर्स दे रखे हैं, 2 से ज्यादा नंबर्स दे रखे हैं, 3 10 कितने भी हो सकते हैं, A1 A2 A से लेके AN, ये n नंबर्स हैं, इनका मुझे चाहिए अरिथमेटिक मीन। तो क्या करना, सिंपली इन सबको ऐड कर देना, n से डिवाइड कर देना। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में जो मीन होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही अरिथमेटिक मीन। ठीक है। इसके बाद में अगर कोई सिंपल प्रॉब्लम आ जाए n नंबर्स के मीन का या 2 नंबर के मीन का, तो अपन यहां से निकाल लेंगे। इसके बाद है 2 नंबर आपको दे रखे हैं, प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि 2 नंबर दे रखे हैं कोई भी, उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन्स हमें इंसर्ट करने हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है इसका, कि आप a और b जो 2 नंबर दे रखे हैं उनके बीच में n नंबर A1 A2 से लेके AN ऐसे ले लेना कि वो AP बन जाए। तो यही n नंबर्स कौन से, A1 A2 A3 से लेके AN, यही आपके अरिथमेटिक मीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, अरिथमेटिक मीन्स। n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, 2 नंबर के बीच में। ठीक है। अब बात है कि सर ये निकालेंगे कैसे, तो देखो भाई, ये जो B है यहाँ पे वो क्या है, लास्ट टर्म है ना। अच्छा, A1 से लेके AN n टर्म्स हो गई, एक हो गई A और एक हो गई B, तो ये हो गई n+1 + 2, तो n+2 टर्म्स हैं टोटल। तो B इसकी आखिरी टर्म है, तो B को हम लिख देंगे A प्लस n+2th टर्म लिखा है B, तो A + n+2 - 1 D। तो A उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा B - A, इधर n+2 - 1 करेंगे तो आ जाएगा n+1। तो यहाँ से D हमारा आ गया B - A/n+1। कॉमन डिफरेंस पता चल गया। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी पता है, क्या है फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस क्या पता चल गया, D। ठीक है। तो बताओ A1, इस AP की A1 सेकंड टर्म है, कैसे मिलेगी, बोले A में D ऐड करके, तो इसलिए A1 क्या बनेगा, A+D। D कितना है, B - A/n+1। ये फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला याद रखना। 2 नंबर अगर आपको दे रखे हैं, उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो कॉमन डिफरेंस आएगा B - A/n+1। फर्स्ट मीन जो मैंने निकाला है A1 वो आ रहा है A+D। सेकंड मीन आप निकालोगे तो आएगा A+2D। थर्ड मीन A3 वो आ जाएगा A+3D, ऐसे याद रखना है। कोई पूछे 10th मीन क्या होगा, A+10D। तो nth मीन क्या होगा, A+10D। आप ये देख लो, यहाँ D पुट करते जाओ, तो देखो A प्लस ये D है B - A/n+1, A+2D, A+ND, ऐसे हमें याद रखना है।
इसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की, जनरली बच्चों को याद नहीं रहती है, उसे याद रखना है। सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, ये जो हमने दो नंबर हैं ए और बी, उनके बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स जो इंसर्ट किए हैं, अगर उनका कोई सम पूछे तो उसका सम जो है वो आता है एन टाइम्स, मतलब ये जितने अरिथमेटिक मीन्स है ना, A1 A2 A3 से लेके एन, इन सब का सम आता है एन टाइम्स सिंगल मीन बिटवीन ए एंड बी। एन टाइम्स सिंगल मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी दो नंबर है ना गिवन, स्मॉल ए स्मॉल बी, उनका सिंगल मीन अभी बताया था ये वाले फॉर्मेट से, तो ए प्लस बी बाई टू आएगा, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड करके, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब सिग्मा के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक बार मैं ये जो लिखा है इसका भी मैं समझा देता हूँ। सिग्मा, वैसे तो हमें आइडिया है ही, सिग्मा कहीं लिखा है कहीं भी ऐसा, तो इसका मतलब है आई की वैल्यूज आप यहाँ पुट करते जाओ ए आई में, और 1 2 3 से लेके एन तक और सबको ऐड कर दें। जैसे आई इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो आएगा A1, 2 पुट करेंगे तो आएगा A2, 3 पे आएगा A3 और एन पे आ जाएगा AN। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे लिखा है ना सिग्मा ए आर, आर बराबर 1 से एन, तो आर की वैल्यू 1 से एन पुट करो, ये है A1 A2 A3 से लेके AN, ये बनेगा। और ये कितना होता है एन ए, और ए क्या है ए प्लस बी बाई टू, तो वही लिखा है हमने एन टाइम्स ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ये सारी प्रॉप तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड 100 such that ratio of first mean to last mean is 1:7। ठीक है, तो देखो भाई, अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ए और 100, ये दो नंबर हैं ए और 100, इनके बीच में आपको कितने अरिथमेटिक मीन चाहिए एन, तो आपने A1 A2 से लेके AN ऐसे एन नंबर से ले लिए, जो कि किस में होंगे जल्दी बताओ, AP में होंगे। आपको दे क्या रखा है, A1/AN दे रखा है। पढ़ो क्वेश्चन, इफ एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू लास्ट मीन, यानी फर्स्ट मीन अपॉन लास्ट मीन, ये हमें दे रखा है 1/7। एंड एक इंफॉर्मेशन दे रखी है A+N इक्वल टू 33। ठीक है, तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या है देगा। A1 मतलब फर्स्ट मीन, फर्स्ट मीन अभी मैंने बताया था जस्ट पहले ही, तो फर्स्ट मीन हम क्या ले सकते हैं जल्दी बोलो, A+D, अभी बताया था ना, A1 फर्स्ट मीन A+D, सेकंड मीन A+2D, टेंथ मीन A+10D, A+D आ गया। AN, अच्छा देखो AN को हम A+ND कह सकते हैं, वो लिखोगे उससे बेटर है कि आप ये भी लिख दो ना कि भाई AN क्या है, AP की इससे जस्ट पहले वाली टर्म है, तो आप 100 में से D कम करोगे तो AN आ जाएगा, तो इसको लिख दो 100 - D। अच्छा कितने अननोन है हमारे इसमें, दो, एक A और एक N, और दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बताओ, इस AP में अभी हमने जस्ट पहले लिखा है D क्या होता है, B-A/N+1। B की जगह क्या लिखा है यहाँ पे, B की जगह है 100 - A/N+1, ये आ रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा तो उन्होंने एन है, तो एक काम करते हैं सब कुछ एन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा वहां से, तो A+D, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। आप डी की वैल्यू है ना अभी पुट मत करना, क्योंकि अभी करोगे तो थोड़ा सा लेंगी हो जाएगा ना, इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 7A + 7D, इधर आ जाएगा 100 - D, तो ये आपका आ रहा है, ये इधर आ जाएगा 7A + 8D इक्वल्स टू 100। अब इतना आया, डी की जगह हम ये लिख सकते हैं, इसमें ए आ रहा है, ठीक है, और ए यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, तो हम चाहें तो सब कुछ ए में ही कन्वर्ट कर दें, पहले ए सॉल्व कर लें और ए और जो एन है उसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, या आप सब कुछ कन्वर्ट कर दो किसमें, एन में ही, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कैसे भी कर लो, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। तो
अपन 100 माइनस ए अपॉन n प्लस वन, यहां से अपन लिख देते हैं इसको 7a प्लस 8, डी की जगह लिखा है ये। अच्छा एक काम करते हैं फिर, ये लिखा है 100 माइनस ए अपॉन, इस n की जगह क्या लिखते हैं यहाँ से देखो, a प्लस एन 33 है, तो n की जगह क्या लिख सकते हैं 33 माइनस ए, तो यहाँ पे लिख दो 33 माइनस ए प्लस वन, तो ये आ रहा है 34 माइनस ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 माइनस ए अपॉन, है ना, n की जगह लिखा है 33 माइनस ए प्लस वन। ओके, तो ये आ जाएगा 34 माइनस ए 8d इक्वल्स टू 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7a इंटू 34 माइनस ए प्लस 8 इंटू 100 माइनस ए इक्वल्स टू 100 से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 टाइम्स 34 माइनस ए, सब कुछ हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ए में। ये आ जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करो फटाफट। तो 7 इंटू करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 21 प्लस 2 23 माइनस 7 ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ रहा है ये प्लस 8 इंटू 100, तो 800 माइनस 8a इक्वल्स टू 3400 माइनस 100a, ऐसा आ रहा है। ठीक है, ए में क्वाड्रेटिक बनी है ये, तो सब कुछ राइट में ले जाएं तो ये आ जाएगा 7a स्क्वायर और 238a माइनस 8a, तो ये बनेगा 230a, और 230a ये इधर वाला उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 330a, उधर जाएगा तो माइनस के 330a, ऐसे बन। तो देखो ए का जुगाड़ कर चुके हैं अपन, ए स्क्वायर का कर चुके हैं, अब कौन बचा है ये, तो 3400 में से 800 कम कर दो, तो ये आ जाएगा प्लस में 2600। अब करने हमें फैक्टर। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट आ रहा है 2600 और 7। ठीक है, तो बताओ क्या करें, तो यहाँ से हम देखें फैक्टर, तो साफ साफ दिख रहा है यार, 260 ले लो, एक 70 ले लो, है ना, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7a। भाई अपन को नंबर का प्रोडक्ट कितना चाहिए, 7 इंटू 2600, तो 260 और 7 इंटू 10 70, ये दोनों दो फैक्टर ले लो, दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है, तो ये आ जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 260a माइनस 70a प्लस 2600। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे तो आएगा 7a कॉमन। ठीक है, 7a नहीं आएगा, 7 से डिविजिबल नहीं है ये, ए कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा 7a माइनस 260, और माइनस यहाँ से आ जाएगा 10 कॉमन और 7a माइनस 260। तो यहाँ से ए की दो वैल्यूज आ रही है, मतलब ए माइनस 70, ए माइनस 10 बन रहा है एक फैक्टर, और एक बन रहा है 7a माइनस 260। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला जल्दी बताओ, यहाँ से मिला ए या तो 10 होगा या फिर 260/7 होगा, ऐसा कहा है भाई। तो ए और एन, अच्छा ए और एन को जोड़ने पर कितना आ रहा है, अच्छा एन की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो ए भी पॉजिटिव ही होगा, जोड़ने पर 33 आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी बता दो, ए 10 ले लें, तो ए अगर 10 होगा तो 23 होना चाहिए, तो 23 आएगा भाई। ठीक है, ये है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। देखो 23 है, चेक भी हो गया। नेक्स्ट आता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे एपी होता है वैसे ही जीपी, एपी में हम ऐड करते हैं नंबर्स को, ऐसे ही जीपी में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो भाई,
आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है ए, नेक्स्ट आप आर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा ए आर, फिर आ जाएगा ए आर स्क्वायर, ऐसे आर से मल्टीप्लाई करते चलो, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस अगर ऐसी लिखी हुई है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, ए को मल्टीप्लाई किया आर से, ए आर को आर से, फिर ए आर को, मतलब आर से कंटिन्यू मल्टीप्लाई, एपी में क्या कर रहे थे, डी ऐड करते जा रहे थे, डी को क्या कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस, यहाँ आर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो आर क्या बनेगा जल्दी बोलो, कॉमन रेशियो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जब जब ऐसी सीक्वेंस देखिए जिसमें पर्टिकुलर कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, ध्यान रखना जीपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दोनों कभी जीरो नहीं हो सकते। तो पहली टर्म को अगर आप एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए फिर कांस्टेंट उसी से मल्टीप्लाई किया, तो आपको जीपी मिलेगी, ठीक है। ए क्या कहलाती है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, आर क्या कहलाता है कॉमन रेशियो। अगर जैसे अपन एपी में पढ़ा कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, याद है कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अगर कॉमन रेशियो निकालना है तो सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, एनथ अपॉन एन माइनस वन टर्म, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, ये चलता रहेगा। अब इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो भाई, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, सेकंड है ए आर, थर्ड है ये, तो ये है थर्ड टर्म, ये है सेकंड टर्म। सेकंड देखो ए तो सब में आ ही रहा है, सेकंड में आर की पावर वन, थर्ड में आर की पावर टू, फोर्थ में आर की पावर थ्री, तो टेंथ में क्या आएगा, आर की पावर नाइन, यानी टेंथ टर्म बनेगी ए आर की पावर नाइन। तो फिर एनथ टर्म क्या बनेगी, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला है, याद रखना है। यानी कि जैसे एपी में आपको एनथ टर्म निकालनी है तो ए और डी की नीड होती है, ऐसे जीपी में अगर आपको एनथ टर्म निकालनी है जीपी की, तो ए और आर यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की नीड रहेगी, ठीक है। इसके बाद तो यानी पहले तो जीपी आइडेंटिफाई कर लो। जीपी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सपोज 2 6 18 ये हमने लिखा, तो अगर यहाँ गौर से देखें तो देखो 2 इंटू थ्री, 6 इंटू थ्री, और सपोज 54 भी लिखा है तो 18 इंटू थ्री, तो हम समझ गए कि यार हर बार हम 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी हमारी 2, और कॉमन रेशियो क्या बनेगा 3। आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, ऐसे आप 6/2 करो 3 आ रहा है, 18/6 करो 3 आ रहा है, 54/18 करो 3 आ रहा है, हर बार ये रेशियो सेम है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। तो पहले तो जीपी आइडेंटिफाई करना आ गया, जीपी पता चल गई। अब मान लो इसमें कोई कहे टेंथ टर्म निकालो उसकी, तो क्या बताया फॉर्मूला, ए आर की पावर एन माइनस वन, एन की जगह क्या लिख देंगे 10, तो ये क्या बनेगा जल्दी बोलो, ए आर की पावर 9। ये क्या है यहाँ पे जल्दी बोलो 2, कॉमन रेशियो कितना निकल के आया 3, तो 3 की पावर 9, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो nth टर्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जैसे एपी में सम ऑफ एंटम्स का फॉर्मूला था, ऐसे ही सम ऑफ एंटम्स का यहाँ भी फॉर्मूला है। दो केस बनते हैं यहाँ पे, आर या तो 1 होगा या 1 नहीं होगा। अगर आर 1 हो जाता है तो पहले तो ये समझो कि एस एन मतलब सम ऑफ एंटम्स, क्या मतलब है इसका, T1 पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म से लेके एन टर्म, यही होता है एस एन। इसको सिग्मा में लिखना चाहें तो सिग्मा टी एन, एन बराबर 1 से एन, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अभी बताया था ना सिग्मा का मतलब, एन की वैल्यू 1 2 3 से लेके एन तक पुट करते जाओ और ऐड कर दो, तो यह है सिग्मा। तो ये जो हमें चाहिए इसमें आप देखो कि फर्स्ट टर्म क्या है जीपी में ए, तो यानी ये क्या है ए है, ये क्या है ए आर, ये क्या है ए आर स्क्वायर, और लास्ट में क्या है ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब कॉमन रेशियो सपोज 1 हो गया तो आर 1 हो जाएगा, तो ए ऐसे आएगा। ए कितनी बार आ रहा है एन टाइम्स, तो इसलिए जब आर 1 होगा तो आंसर आएगा एन ए। और आर अगर 1 नहीं है तो सम आता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, एज ए फॉर्मूला। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, जीपी में अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो जाए तो जीपी को हम इनफाइनाइट जीपी कहते हैं। ध्यान रखना इनफाइनाइट जीपी में हमेशा जो कॉमन रेशियो होता है उसका मॉड हमेशा 1 से छोटा होता है। मॉड आर लेस देन 1 इसका मतलब है आर -1 और 1 के बीच में, ठीक है। कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए हमेशा। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये वाला, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इसमें अगर
कोई चीज 1 से छोटी है और उसकी पावर इन्फिनिटी कर दो, जैसे 1/2, उसकी पावर 2 करो 1/4, और 3 करो 1/8, तो पावर रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, तो सॉरी, 1/2 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। तो बेस अगर 1 से छोटा हो, पावर बढ़ाते जा रहे हैं, वैल्यू कम होती जा रही है, तो इन्फाइनाइट कर दी पावर तो बिल्कुल जीरो को अप्रोच करेगा। तो वही यहाँ लिखा है कि जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आर की पावर एन जीरो को अप्रोच करेगा, अगर मॉड आर 1 से छोटा है। तो बस इनफाइनाइट जीपी का अगर सम चाहिए तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि मॉड आर अगर 1 से छोटा है तो आर की पावर एन की जगह जीरो लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा ए 0-1 अपॉन r-1, ये आ रहा है। तो ये माइनस नीचे ले जाएंगे तो ए अपॉन माइनस का आर बनेगा, प्लस का 1 बन जाएगा, तो यानी ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये इनफाइनाइट जीपी का सम है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम आ गया और ये सारी चीजें अब इन पर बेस्ड अपन कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। सबसे पहला है, इफ द सम ऑफ सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। देखो पहली बात तो ये नोट कर लो, टर्म्स कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, और उसकी सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ टर्म का जो सम है वो कितना है, 20 है। तो इसको अपन लिख लेते हैं। सेकंड टर्म मतलब ए आर, फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यू, अभी हमने पढ़ा ना फॉर्मूला, ए आर की पावर n-1 होती है nth टर्म, तो ये आ गया। और सिक्स्थ टर्म क्या बनेगी, ए आर की पावर 6-1 मतलब 5। ये हमें दे रखा है कितना, 21। उसके बाद कहा है कि सम ऑफ एट्थ, टेंथ और ट्वेल्थ। एट्थ टर्म क्या बनेगी, ए आर की पावर 7, टेंथ क्या बनेगी, ए आर की पावर 9, और ट्वेल्थ टर्म क्या बनेगी, ए आर की पावर 11। ये हमें दे रखा है 15309। क्लियर है, ये हमें दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म्स। फर्स्ट 9 टर्म्स का सम चाहिए, तो अभी हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा है, वो अपन अप्लाई कर देंगे, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। इसमें ए पता करना होगा, आर पता करना होगा, एन तो हमें दे रखा है कितना, 9, तो एन की जगह 9 लिख देंगे। ये है, यानी ए और आर अगर हमें मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस ए और आर पर, यानी क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपका पहला काम ही ये है कि आप समझें कि यार क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, तो उनको कलेक्ट कर लो, और पूछा क्या है और उसमें नीड किसकी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है, अब हमारा क्या आसान काम हो गया, ए और आर दो अननोन है, दो इन्फॉर्मेशन है, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए आर, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा आर एस, मतलब ए आर कॉमन ले लिया मैंने, और ये कुछ बचा है, यहाँ से भी आप कॉमन ले लो, ए आर की पावर 7 कॉमन ले लो, तो ए आर की पावर 7 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है भाई, सेम 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। हमें क्या चाहिए, ए और आर। तो सीधी सी बात है यार, ए अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन कह दूं, इसे सेकंड कह दूं, और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, तो ए कैंसिल हो जाएगा। सही है ना बात। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको ए आर इंटू आर की पावर 6 लिख लो, और ए आर और दिस की वैल्यू 21 लिख दो, ऐसा भी चलेगा। ठीक है, कैसे भी कर लो। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाली पार्ट इससे डिवाइड होगा, तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, ए भी कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 7 अपॉन आर, ये बनेगा आर की पावर 6। राइट में इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 15301 309 अपॉन 21, इसको डिवाइड कर लो। तो 21 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखो, करो डिवाइड, 21 15 तो होगा नहीं, 21 इंटू 7 होगा कितना, 147। 147 से कितना ज़्यादा है ये, 147 से 6, तो 60, तो 60 बचा, 21 इंटू 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, 22 आ जाएगा, ये आ जाएगा 44, माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 16, और ये आ रहा है इतना, तो 21 इंटू कितना कर दें, अच्छा ये 44 कर लिए, 22 आएगा, है ना। तो ये आ रहा है 18, तो मतलब 9 729। ठीक है,
तो आर की पावर जो 6 है वो कितना आ रहा है 729। 729 मतलब 3 की पावर 6। तो आर की वैल्यू 3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, बट क्वेश्चन में लिखा है पॉजिटिव टर्म्स में। जब सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो कॉमन रेशियो निकालोगे तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे, और सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म दोनों ही पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। तो आर नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा, तो आर 3 आ जाएगा। आर की वैल्यू 3 आ गई, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट करो आर की जगह 3, तो ए इंटू 3, ये मल्टीप्लाई कर लो, 1 + 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 4 81। तो ये आ रहा है ए इंटू 3 इंटू ये कितना आ रहा है 81 और 9 90 और 1, तो ये आ जाएगा 91 इक्वल टू 21। तो देखो भाई 3 से कटा कितनी बार 7, और 7 से ये कितनी बार 13, तो ये आपका आ रहा है 1/13। ये कितना आ रहा है 1/13। अब आ जाते हैं अपने जो पूछा है, उन्होंने पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। तो फर्स्ट 9 टर्म्स का सम फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसमें ए की जगह 1/13, आर की जगह 3 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देयर फोर S9 ए मतलब 1/13, आर की जगह लिख दिया 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 9 -1 अपॉन 3 -1। ठीक है, अब इसमें क्या करें, 3 की पावर 6 तो देखो हमें पता है, या तो ये कि 3 की पावर 9 को 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 लिख लो, तो ये बनेगा आपका 729 इंटू 27। ठीक है, वो यहाँ पुट कर देना, और -1/2 करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको वो कैलकुलेशन थोड़ी सी अगर बड़ी लग रही है, ठीक है, तो अपन क्या करें, 1/13 इंटू 2 ऐसे लिख लिया। जैसे किसी को अगर 3 की पावर 9 याद नहीं है, 3 की पावर 6 तक जनरली याद रहती है अपन को, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, 3 की पावर 9 को ऐसे लिख लो, 3 की पावर 3 की पावर 3, और इसको लिख लो 1 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 होता है अपना, हाँ भाई देखो 3 की पावर 3 मतलब 27, तो ये बनेगा 27, क्या बनेगा ये 27 का क्यूब -1 का क्यूब, ये है 26। इसमें फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, a-b और a² + b² + ab। तो देखो 26, 27 -1 26, ये कैंसिल हो गया। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, ये 1 और ये 27, तो इनको ऐड कर लो, 730 + 27, इनको ऐड करेंगे तो 757, ये आ रहा है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 757। ठीक है, तो आंसर क्या बना फिर अपना इसमें 757 मतलब डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। लेट A1 A2 A3 अपन को एक जीपी दे रखी है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स। देखो इस बार क्या था, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, जीपी में टर्म्स इंक्रीज कर रही हैं, इसका मतलब कॉमन रेशियो पक्का 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा। अगर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो टर्म्स डिक्रीज कर रही हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रही हैं टर्म्स, तो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। अब हमें दो बातें कही उन्होंने, एक तो ये और एक ये, आई थिंक हमने इसमें प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है क्या, ओके। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा पहले लिख दिया है ना, मतलब ऐसा नहीं है, अपन यहाँ सिंपल जो A1 है फर्स्ट टर्म है, ए लिख दिया, A5 को AR की पावर 4 लिख दिया, AR और AR³ लिख दिया, सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट
मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा तो उससे और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अपन आगे एक बार जीपी की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एपी में प्रॉपर्टीज थी, ऐसे जीपी की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझते हैं। तो देखो भाई, एबीसी जीपी में है तो रिजल्ट होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। जैसे एबीसी जब एपी में थे तो रिजल्ट क्या था, टू बी बराबर ए प्लस सी। कैसे आया, बहुत सिंपल है। एबीसी जीपी में है तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो बनेगा, दैट इज बी अपॉन ए। और सी अपॉन बी, ये भी कॉमन रेशियो बनेगा। तो बी अपॉन सी अपॉन बी इक्वल है, तो देखो बी इंटू बी, बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा। तो ये याद रखना, ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे ए वन ए टू से लेकर ए एन, ये अगर जीपी में है तो कुछ रिजल्ट होता है। जैसे एपी में था, इक्विडिस्टेंट टर्म्स शुरू से और आखिरी से उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट था, याद आ रहा है। इस बार सॉरी, एपी में शुरू से आखिरी से जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स हैं उनका सम कांस्टेंट था, जीपी में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। जैसे ये पहली टर्म है, ये आखिरी टर्म है। यहाँ पे ये एन टर्म्स है ना, इसमें पहली टर्म और लास्ट टर्म, सेकंड टर्म, सेकंड लास्ट, इनका प्रोडक्ट, थर्ड थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। किसके बराबर होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम प्रोडक्ट के। अगेन कैसे पता चलेगा सर कि जो टर्म हमें दे रखी है वो इक्विडिस्टेंट है, पता कैसे चलेगा। तो देखो, सफिक्स का सम हमेशा n प्लस वन आएगा। आप देख लो, वन प्लस एन, और टू और n माइनस वन को ऐड करो, वन प्लस एन आ रहा है, तो n प्लस वन आएगा सफिक्स का सम, ठीक है। तो यहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, एनी थ्री, अगर जैसे अपन ने एपी में तीन नंबर एज्यूम किए, कैसे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, बिल्कुल ऐसे ही जीपी में अगर तीन नंबर एज्यूम करने हो, तीन नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, तो मैं बताया था मिडिल में हमेशा एक ही नंबर आएगा, उसको मान लो ए। अब जैसे एपी में नेक्स्ट टर्म निकालनी हो तो डी ऐड करते हैं, यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए आर। पिछली वाली टर्म निकालनी हो एपी में तो डी सबट्रैक्ट करते थे, यहाँ आर से डिवाइड करेंगे, ए अपॉन आर। तो तीन टर्म्स एज्यूम करनी तो ऐसे एज्यूम करना। पांच करनी है तो इसी को आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर, इसको आर से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। पहले पिछली चाहिए तो आर से डिवाइड करना है, नेक्स्ट चाहिए तो आर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, तीन टर्म्स एज्यूम करनी है तो ऐसे करनी है, अगर आपको पांच टर्म्स एज्यूम करनी है तो ऐसे करनी है। अब चार टर्म्स एज्यूम करनी है, सपोज चार टर्म्स का मतलब, चार टर्म्स का मतलब है मिडिल में दो टर्म्स आना। तो पिछली बार क्या था, ए माइनस डी, ए प्लस डी, मिडिल में दो टर्म्स हमने एज्यूम की। इस बार हम एज्यूम करेंगे ए अपॉन आर, ए आर, ठीक है। माइनस की जगह डिवीजन और प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन। अब बताओ कॉमन रेशियो कितना है इसमें, बोले ए आर को जब मैं ए अपॉन आर से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, आर स्क्वायर। या ये ऐसे कहो कि ए अपॉन आर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आर आएगा। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना है, इसमें जो कॉमन रेशियो है वो है आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म अगर आपको चाहिए तो ए आर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ए आर इंटू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए आर क्यू। और पिछली वाली टर्म चाहिए तो आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ए अपॉन आर को आर स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन आर क्यू। क्लियर है, समझ में आया? ये है। तो ये चार टर्म्स हो गई। तीन टर्म्स एज्यूम करनी है तो ऐसे करना है, चार एज्यूम करनी है तो ऐसे करना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे एपी में था कि हम हर टर्म में कुछ ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो हमें मिलती है वो एपी ही थी। ऐसे ही जीपी में भी रिजल्ट्स हैं क्या, कि अगर आपको एक जीपी दे रखी है, उसकी हर टर्म में ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, इसमें मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर रेज करना होता है। यानी कि आप अगर हर टर्म में पांच से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी जीपी ही होगी। पांच से डिवाइड कर दें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी ही होगी, ठीक है। और हर किसी की पावर पांच लगा दें सपोज, या दो लगा दें, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस ही होगी, ठीक है। बस ध्यान रखना है, जो काम करना है वो सभी के साथ करना है। तो वही यहाँ लिखा है, इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी मल्टीप्लाइड, डिवाइड, रेज्ड, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगी वो जीपी होगी, ठीक है। इसके बाद जैसे ये हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, 2, 6, 18, ये एक जीपी है। अगर मैं हर किसी को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 10, 30, 90। तो देखो जीपी है ये, G3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉमन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डिवाइड में भी नहीं पड़ेगा। पावर रेज कर दें, अगर मैं इसकी पावर कर दूं
7 तो 2 की पावर 7, 6 की पावर 7, 18 की पावर 7, कुछ ऐसे। ठीक है, तो सबकी पावर अगर हमने 7 कर दी तो इसमें भी आपको ये समझ में आएगा कि जो कॉमन रेशियो है वो कितना बनेगा, 6/2 की पावर 7, दैट इज 3 की पावर 7। अगर अपन दिस थर्ड अपॉन सेकंड टर्म करेंगे तो आएगा 18/6 की पावर 7, यानी कि 3 की पावर 7। तो देख लो कॉमन रेशियो सेम है, मतलब रेशियो सेम है इसलिए जीपी है। तो कॉमन रेशियो क्या हुआ, कॉमन रेशियो जब हमने टर्म्स में पावर 7 लगाई तो कॉमन रेशियो में भी पावर 7 होगी। ठीक है, तो अपन की प्रॉपर्टी 4 तक क्लियर है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 5, जैसे हमने पढ़ा लास्ट में कि दो अलग अलग एपी दे रखी हैं, ऐड कर दिए करस्पोंडिंग टर्म्स को तो एपी बनी। ऐसे यहाँ पे दो अलग अलग जीपी दे रखी हैं, टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। पहली से तो A1 B1, A2 B2, A3 B3, ऐसे जो सीक्वेंस मिलेगी वो भी जीपी होगी, और उस जीपी का कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो इंटू इसका कॉमन रेशियो, यानी R1 इंटू R2। ठीक है, कैसे पता चला सर कि ये जीपी होगी, बहुत सिंपल है। कोई सीक्वेंस जीपी है कि नहीं है चेक कैसे करेंगे, तो आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। तो जैसे मान लो मैंने A2 B2 को डिवाइड किया A1 B1 से, तो देखो A2/A1 कॉमन रेशियो है फर्स्ट जीपी का, B2/B1 कॉमन रेशियो है सेकंड जीपी का। तो ये आपका आ रहा है R1 इंटू R2, यानी कि जीपी है और कॉमन रेशियो है R1 इंटू R2। ठीक है, ये आ गया। बिल्कुल ऐसे ही अपन A3 B3/A2 B2 करेंगे तो R1 R2 आ जाएगा, तो इसका मतलब रेशियो सेम है तो जीपी है। ये भी आ गया। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना है लास्ट वाला, कि अगर आपको कुछ टर्म्स दे रखी हैं जो कि जीपी में है और पॉजिटिव है, ईच ए आई मतलब I1 रखोगे तो A1 बनेगा, वो भी पॉजिटिव है। 2 रखोगे आई की जगह A2 बनेगा, वो भी पॉजिटिव है। तो ये सब टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो आप अगर उनका लॉग ले लेते हैं, ये जितनी भी टर्म्स हैं A1 A2 A3 से लेके AN सपोज, इन सबका लॉग लोगे तो लॉग A1 लॉग A2 लॉग A3, ये जो मिलेगी सीक्वेंस वो AP बनेगी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्या बनेगी, AP। और कह रहा है इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब लॉग A1 लॉग A2 लॉग A3 अगर AP में है तो हम ये भी कह सकते हैं कि A1 A2 A3 से लेके AN GP में होंगे। ठीक है भाई, कैसे पता चला सर, ये भी हम सिंपल है, याद रखना है वैसे तो हमें ये, बाकी अपन इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, कोई सीक्वेंस एपी है, कैसे पता चलता है, डिफरेंस निकालो। सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे जल्दी बताओ, लॉग A2, और फर्स्ट टर्म क्या है, लॉग A1। जब डिफरेंस निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी है A2/A1 आ जाएगा। अच्छा, A2/A1 क्या है, बोले ये जीपी है ना, ये जीपी में A2/A1 क्या बनेगा, कॉमन रेशियो, तो ये बनेगा लॉग R। यानी इस एपी में सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो लॉग आर मिला, आप थर्ड माइनस सेकंड करो, लॉग A3 माइनस लॉग A2, तो लॉग A3/A2 आएगा। A3/A2 भी कॉमन रेशियो है तो क्या बनेगा, ये लॉग आर मिलेगा। यानी कि हर बार आपको डिफरेंस यहाँ लॉग आर मिलेगा, तो उससे पता चल गया कि भाई ये जीपी ही बनने वाली है, क्योंकि सारे सॉरी, हर बार डिफरेंस अगर सेम है तो कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो उसका मतलब एपी। ये ध्यान रखना है। इस पर बेस्ड अब जो हमने अभी प्रॉब्लम लिया था, जो कह रहे थे कि इसको सॉल्व करना है, इस पे आते हैं। A1 A2 A3 हमें एक जीपी दे रखी है, इंक्रीजिंग जीपी है, पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इंक्रीजिंग जीपी अभी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है ये। अब आ जाते हैं यहाँ पर A1 A5 और A2 A4। जस्ट पहले ही मैंने बताया है कि देखो भाई, A1 A2 A3 A4 A5, सपोज ये 5 टर्म्स हैं। आप खुद बताओ इन 5 टर्म्स में A1 और A5 और A2 और A4, इनका सफिक्स का सम देखो, 4 और 2 6, और 5 और 1 6, सफिक्स का सम कांस्टेंट है। तो उसका मतलब ये, शुरू अगर इतने ही टर्म्स रखें सपोज 5, तो शुरू से आखिरी से इक्विडिस्टेंस टर्म्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया ये वाली प्रॉपर्टी, तो वही अपन अप्लाई कर देते हैं। तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि A1 इंटू A5 बराबर हो जाएगा A2 इंटू A4 के। तो A1 A5 अगर 28 है तो A2 A4 भी 28 होगा।
इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे कि सर A2 प्लस A4 तो हमें दे रखा है ना 29, तो A2 A4 सपोज दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट है 29 और प्रोडक्ट है 28 और सम कितना है 29। तो दो नंबर वो कौन कौन से हैं जिनका सम 29 है और प्रोडक्ट 28 है और पॉजिटिव भी है, तो नंबर है 1 और 28, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब A2 A4 में से एक 1 होगा एक 28 होगा। लेकिन सर आपने तो कहा ना कि ये क्या है इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो टर्म से बढ़ती जाएंगी, तो इसका मतलब पहली टर्म छोटी होगी और उससे बड़ी सेकंड, उससे बड़ी थर्ड, उससे बड़ी फोर्थ, तो इसका मतलब सेकंड टर्म से बड़ी होगी फोर्थ टर्म। तो हमने कहा ना कि A2 A4 में से एक 1 एक 28 होगा, तो हमें समझ में आ गया कि छोटा वाला A2 होगा और बड़ा वाला A4 होगा। टर्म्स आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा A6। A6 बोले सर A6 कैसे निकालें। एक तरीका तो है कि AR की पावर, वैसे तो यहाँ से देखो A2 मतलब सेकंड टर्म आ गई, AR के बराबर कर दो, इसे ARQ के सॉल्व कर लेंगे। बट उससे भी बेटर तरीका बताता हूँ। जब हमें पता है ये GP है तो इसके बाद क्या आएगा A6। अच्छा बताओ A4 सपोज हमें पता है और A5 निकाल लें, कैसे निकालोगे, R से मल्टीप्लाई कर। अगर आपको A6 निकालना है तो इसको फिर R से मल्टीप्लाई कर दो, तो A4 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, R स्क्वायर से। तो वही हमें यहाँ सोचना है कि भाई A4 पता है 28, तो उसको R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो A6 यानी सिक्स टर्म आ जाएगी। अब हमें सिक्स टर्म निकालें कैसे, ऐसे। कमी किसकी है, R की। R कहाँ से निकलेगा, बोले यार ये दो इक्वेशन दे रखी है ना सर आपको, यहाँ से निकलेगा। A2 सेकंड टर्म को क्या लिखोगे, AR, अभी पढ़ा था हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। A4 क्या बनेगा फोर्थ टर्म, ARQ 28। क्या करें, बोले डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट टर्म इक्वेशन, ये सेकंड है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो LHS में से LHS डिवाइड होगा, तो ARQ से डिवाइड, ये ऐसा देखिए। जब हमने डिवाइड किया तो सिंपल जो दिखा वो आपके सामने, A से A कटा, R से कटेगा तो कितना मिलेगा, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना आ गया 28। हाँ ये R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 28 इंटू 28, ये होता है 784। 28 का स्क्वायर तो 784, ये आएगा अपना आंसर। ठीक है, तो ये हो गया डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन्स पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन्स भी होते हैं। सेम डेफिनेशन जो वहां थी वैसे ही डेफिनेशन यहाँ है। वहां मैंने कहा था ABC अगर AP में है तो B अरिथमेटिक मीन कहलाएगा A और C का। ऐसे यहाँ ABC अगर GP में है तो जो B है मिडिल टर्म, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म दैट इज A और C, इनका क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। तो B GM कहलाएगा AC का। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा है कि जब ABC GP में होते हैं तो B स्क्वायर बराबर AC होता है। क्या होता है भाई, B स्क्वायर बराबर AC। तो B अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो यहाँ से B कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट AC, ये हमें ध्यान रखना। अब सर प्लस का लें कि माइनस का लें, तो उसको भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि जब जब A और C पॉजिटिव हैं तो B रूट AC लेना। मतलब आपका जो ज्योमेट्रिक मीन बनेगा वो कितना बनेगा, रूट AC। और जब A और C दोनों ही नेगेटिव हैं तो फिर जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो माइनस रूट AC आएगा। कहने का मतलब अगर आपने 1 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन निकाला, दोनों पॉजिटिव हैं, तो अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 4 दैट इज 2। अगर आपने -1 और -4 का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, दोनों नेगेटिव हैं, तो आएगा अंडर रूट ऑफ -1 इंटू -4 दैट इज, और माइनस भी लगेगा, है यहाँ लिखा है ना माइनस टाइम्स, तो माइनस, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस टाइम्स आएगा। तो कितना आ गया ज्योमेट्रिक मीन, -2। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिक, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। इसके बाद अब उन्होंने कहा कि एन ज्योमेट्रिक मीन्स, तो जैसे हमने AP में पढ़ा एन अरिथमेटिक मीन्स, बिल्कुल ऐसे ही एन ज्योमेट्रिक मीन्स होते हैं। सेम डेफिनेशन वहां की तरह यहाँ पे कह सकते हैं कि A और B अगर मान लो 2 नंबर हैं तो A और B 2 नंबर के बीच में एन नंबर G1 G2 G3 से लेके GN ऐसे ले लो कि A से लेके B तक की कंप्लीट जो लिखी हुई है टर्म्स ये सब GP में है। क्या बन जाए, GP। तो यही G1 G2 G3 से लेके GN
जो एन नंबर्स हैं वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाते हैं, एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन समझ में आ गई दो नंबर के बीच में। अब बात है कि सर निकालें कैसे, तो वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने वहां निकाला था, कहाँ पे, अरिथमेटिक मीन में। कैसे, बोले सर एन टर्म्स तो ये हो गई, ए और बी दो टर्म्स और हैं, तो ये ए से लेके बी तक टोटल एन प्लस टू टर्म्स है, तो बी यहाँ पे कौन सी टर्म है, एन प्लस टू टर्म है, तो आप बी बराबर एन प्लस टू टर्म का फॉर्मूला लगा दो। क्या बनेगा, बोले सर ए आर की पावर एन प्लस टू माइनस वन, तो क्या बना ये, ए आर की पावर एन प्लस वन। अब क्या करें सर, बोले जो ए है ना इसको ले जाओ इधर, क्यों, क्योंकि मुझे तो आर निकालना है, तो ए से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा बी अपॉन ए इक्वल्स टू आर की पावर एन प्लस वन। अब क्या करें, आर चाहिए तो आर कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए की होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन। ये आपका क्या आ गया, कॉमन रेशियो। भाई सीधी सी बात है, ये एन प्लस टू टर्म्स हैं, इनमें फर्स्ट टर्म तो पता है ना, ए है, कमी किसकी है, कॉमन रेशियो की, उसके लिए लास्ट टर्म उन्होंने दे रखी थी बी, लास्ट टर्म हमने काम में ले ली, तो कॉमन रेशियो हमारा कितना आया, बी अपॉन, जैसे वहां कॉमन रेशियो क्या था, कॉमन डिफरेंस था एपी में बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ऐसे यहाँ पे कॉमन रेशियो आ रहा है बी अपॉन ए की होल पावर वन बाई एन प्लस वन, एन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। ठीक है, ए और बी फर्स्ट और लास्ट नंबर है। ठीक है भाई, अब बताओ सर जीएम कहाँ निकाला आपने, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जीवन पहला ज्योमेट्रिक मीन है, इस जीपी की सेकेंड टर्म है, ए को आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जी वन फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा, ए आर, आर कितना है ये रहा, तो ए बी अपॉन ए की होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन, ऐसे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे मैं कह सकता हूं कि 3 और 729, सपोज ये दो नंबर है, इनके बीच में मुझे चार ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, चार नंबर ले लूंगा, G1 G2 G3 G4, इससे क्या बन जाएगी, ये जीपी बन जाएगी। फॉर्मूला है कॉमन रेशियो का बी अपॉन ए, बी क्या है यहाँ पे, यहाँ था 729, तो बी क्या है 729, ए क्या है 3 की पावर वन अपॉन एन प्लस वन, एन कितना है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कितने हैं, चार, तो चार प्लस वन, तो 729 अपॉन 3 कितना बना, 243 की पावर 1/5। अब 243 जो है वो होता है 3 की पावर 5, और की पावर 1/5, 5 से 5 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया 3। फर्स्ट टर्म अगर 3 है, ज्योमेट्रिक मीन 3 है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट आ जाएगा 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 27, फिर 81, फिर 243, और फिर ये नेक्स्ट टर्म। तो चार ज्योमेट्रिक मीन जो हमें निकालने थे वो आ चुके हैं, 9, 27, 81, 243। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें जैसे एपी में जब अरिथमेटिक मीन्स हम इंसर्ट कर रहे थे, तो वहां पे प्रॉपर्टी थी कि सारे अरिथमेटिक मीन्स का जो सम है वो कितना होता है, एन टाइम्स सिंगल मीन, एन इंटू ए प्लस बी बाई टू। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ जो एन ज्योमेट्रिक मीन्स हमने इंसर्ट किए हैं उनका प्रोडक्ट होता है, तो एन ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं उनका प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे सम को, समेशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट को ये पाई नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये नोटेशन है आई बराबर 1 से n, सपोज ये लिखा है, तो इसका मतलब है आई की वैल्यू 1 रखो G1, 2 रखो G2, 3 रखो G3, और n रखो Gn, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सिग्मा होता तो सबको ऐड कर देते। तो ये सारे ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सिंगल मीन ए और बी के बीच में। अब ए और बी के बीच में सिंगल मीन अभी पढ़ा था, ये रहा, दो हैं ए सी, उनके बीच में अंडर रूट ए सी, अगर ए और बी हैं तो क्या होगा, सिंगल मीन अंडर रूट ए बी, और उसकी होल पावर एन, ये है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फोर टू पॉजिटिव नंबर्स ए बी, दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं ए बी 1/18 हमें जीपी में दे रखा है, और ये तीन नंबर हैं जो कि एपी में है, तो आपसे ये पूछा है, अच्छा जो पूछा है उसमें ए और बी इन्वॉल्व हैं, कितने अननोन है, दो, ये दोनों अननोन में दो इन्फॉर्मेशन है, तो भाई दो अननोन दो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तीन नंबर है जीपी में है, अभी कहा जब ए बी सी जीपी में होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, यानी मिडिल का स्क्वायर बराबर फर्स्ट इंटू लास्ट, तो ये अगर जीपी में है तो तुरंत क्या कहेंगे, बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू 1/18। ठीक है भाई, एंड
इसके बाद ये एपी में है 3 नंबर, एबीसी जब एपी में होते हैं तो 2b बराबर a प्लस सी होता है, यानी मिडिल का ट्वाइस, तो 10 का ट्वाइस कर दो, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 1/a प्लस 1/b। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से a निकालते हैं, b की टर्म्स में यहां लिख देते हैं, तो a आ जाएगा आपका 18b², ये आप यहां पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 20 इक्वल्स टू 1/18b² प्लस 1/b। एलसीएम ले लो, 18b² आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस b से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 18b, और यहाँ आ जाएगा 20, मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 इंटू 2 360, तो यह आ जाएगा 360b² इक्वल्स टू 1 प्लस 18b। सब कुछ लेफ्ट में ले जाते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा 360b² माइनस 18b माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, साफ साफ दिख रहा है 30 और 12 दो फैक्टर हो जाएंगे इसके, ठीक है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू 30, इन दोनों का डिफरेंस 18 है, तो इसके फैक्टर बन गए, तो ये आ जाएगा 360b² माइनस 30b प्लस 12b माइनस 1। यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 30b, तो यहाँ बचेगा 12b माइनस 1, और ये भी क्या है 12b माइनस 1, तो फैक्टर हो गए 12b माइनस 1 इंटू 30b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो भाई यहाँ से b कितना आ रहा है, 1/12 या फिर -1/30। क्लियर है। अब क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव नंबर्स हैं ए बी, तो b -1/30 नहीं हो सकता, इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर दो, तो b क्या है 1/12, तो b आ गया 1/12, b चाहिए था, और क्या चाहिए हमें a, तो ये 1/12 यहाँ पुट कर दो, तो 18 इंटू 1/12 का स्क्वायर 144, और ये आ जाएगा 8, तो a कितना आ गया 1/8। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 16a प्लस 12b की वैल्यू, तो देखो 16a कितना है 1/8, 12b कितना है 1/12, तो सिंपल ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट करा है इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, तो देखो इनफाइनाइट जीपी दे रखी है, जिसमें टर्म्स हैं ए आर स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, समझ में आ गया है, उसका सम दे रखा है 15, और कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स ईच टर्म, हर टर्म को अगर हम स्क्वायर कर दें, अभी मैंने कहा था कि अगर हर टर्म की पावर सेम नंबर से रेज करेंगे तो हमें रिजल्टेंट सीक्वेंस जीपी ही मिलेगी, तो इसी जीपी की इन्होंने स्क्वायर कर दी है, तो हमें जीपी ही मिलेगी, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं, आपसे कहा है इस जीपी का सम बताओ, इस जीपी का सम क्या होगा, इनफाइनाइट जीपी का a/1 माइनस आर फॉर्मूला है, तो ये तो हो गया 15, ये पहली इक्वेशन। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो स्क्वायर करेंगे, तो बताओ पहली टर्म क्या बनेगी, ए का स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, ए आर का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4, ऐसे चलता रहेगा, तो ये भी आपको साफ साफ दिख रहा है जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, और इसका सम आपको दे रखा है 150। ठीक है, तो इसका सम क्या आएगा, सेम फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर और कॉमन रेशियो इस बार कितना हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 150। दो इक्वेशन है, दो अननोन है ए और आर, तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो ए और आर आ जाएगा, तो क्या करें, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां से अगर हम ए निकालें तो आएगा 15 इंटू 1 माइनस आर, ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 15 15 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन इसके 1 माइनस आर स्क्वायर के फैक्टर कर लो, 1 माइनस आर 1 प्लस आर, ये दे रखा है 150, एक्चुअली हमने इसीलिए लिखा है 15 को दो बार क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो देखो 15 से ये कटेगा कितनी बार 10 बार, ठीक है, 2 इंटू 5 और 3 इंटू 5, अच्छा फैक्टर देख लो 1 माइनस आर एक फैक्टर कट जाएगा, तो आपका क्या बचा
ऊपर में बचा है 3 ओनली, बाकी सब और ये बचा है 1 माइनस आर, नीचे में बचा है 1 प्लस आर और राइट में बचा है 2। ठीक है भाई, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3r इक्वल्स टू 2 प्लस 2r, तो 5r इक्वल्स टू 1, 5r इक्वल्स टू 1, तो r आ जाएगा 1/5। r की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे तो a आ जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू कहाँ पुट करें, किसी भी इक्वेशन में जैसे फर्स्ट में कर देते हैं तो ये यहीं पुट कर देते हैं, तो यहाँ पुट करोगे तो 15, r की जगह 1/5, तो 1 माइनस 1/5 क्या बनेगा 4/5, 5 से कटा 3 बार, 3 इंटू 4 12 आ गया, तो a कितना आ गया 12, r आ गया 1/5। अब आपसे पूछा क्या है कि ये जो है ना इनफाइनाइट जीपी, ये भी इनफाइनाइट जीपी है, देखो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, बोले इसका सम क्या आएगा, तो बताओ इस जीपी का सम क्या आएगा। बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म कितनी है, फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी के सम का क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस, तो ए यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका सम बनेगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे इसमें, ए है आपका 12, यहाँ से आया है, और आर आपका कितना है 1/5 का स्क्वायर करो 1/25, 1 माइनस आर की पावर 4 हो गया है, तो 1/5 की पावर 4 दैट इज 1/5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 625, ये आ रहा है। एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 25, यहाँ आएगा 625 माइनस 1 दैट इज 624 अपॉन 625, तो 25 से कितनी बार कटा 25, 25 ऊपर ले जाओ, पहले 12 से डिवाइड कर लो उसे, तो 12 से ये डिवाइड हो जाएगा 5 2, 25 ऊपर आ गया और 52 नीचे आ गया, और कैंसिल 625 माइनस 1 624, तो अपन को चाहिए क्या था, और कट रहा है क्या 5 नहीं, कुछ गलती की है क्या एक बार चेक कर लो। सम ऑफ ए आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, तो ए अपन 1 माइनस आर, अरे ए अपन 1 माइनस आर करना था ना, तो ए आर स्क्वायर अपन 1 माइनस आर स्क्वायर गलत कर दिया, ठीक है ये गलत कर दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस सिंपली 1 बाई, कॉमन रेशियो इसमें आर स्क्वायर ही है ना, तो और आर स्क्वायर 1/25 ही बनेगा, तो ये आ जाएगा 12/25, और नीचे आ जाएगा 24/25, तो 25 से 25 कटा, 12/24 आ जाएगा 1/2, तो अपना आंसर होगा 1/2। क्लियर है, तो ये है, बोर्ड से क्या है कई बार इधर से चीजें दिखती नहीं है, तो कई बार हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बी इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी उस सम इज 5। देखो एक इनफाइनाइट जीपी है, उसकी फर्स्ट टर्म आपको दे रखी बी, तो मान लो इनफाइनाइट जीपी है बी आर स्क्वायर ऐसा कुछ, तो इसका सम क्या होता है, बोले बी अपॉन, मतलब फर्स्ट टर्म ए अपन 1 माइनस आर होता है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे बी है, तो बी अपन 1 माइनस आर, ये आपको कितना दे रखा है 5, तो कह रहा है बी किस इंटरवल में लाई करेगा, अब बी निकालना है, और आर, तो एक बात बताओ इनफाइनाइट जीपी जब हमने पढ़ी थी तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आर जो है वो क्या होता है -1 से 1 के बीच में होता है। क्लियर है, तो यहां से आर निकाल लेते हैं, बी की टर्म्स में आएगा, उसे -1 और 1 के बीच में लाई करा देंगे, तो बताओ यहाँ से आर कितना आएगा, तो 5 नीचे ले जाओ, तो ये आएगा बी अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 माइनस आर, तो यहाँ से आर कितना आ रहा है, इसको उधर ले जाएं तो यह आ जाएगा 1 माइनस बी अपॉन 5, आर कह रखा है -1 और 1 के बीच में होगा, तो ये बनेगा आपका सिंपली 1 माइनस बी अपॉन 5, ये आ जाएगा -1 और 1 के बीच में। ठीक है,
1 लेफ्ट में ले जाओ, राइट में भी ले जाना, तो इधर लाएंगे तो -2, इधर आ जाएगा -b/5, 1 - 1 0 आ जाएगा। फिर क्या करें, हमें तो b चाहिए, तो माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इधर इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन b/5 ग्रेटर देन 0। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, तो मतलब b 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो यानी b क्या है, 0 और 10 के बीच में, तो ये आ जाएगा अपना। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक?